नमस्कार। हिंदी विभाग राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आप सभी बच्चों का स्वागत करता है। और आज का हमारा वीडियो एमए फाइनल की छात्राओं के लिए है। और जो हमारा 10वां पेपर है जैनेंद्र कुमार का विशिष्ट अध्ययन, उस पर हम लगातार बात कर रहे थे। और उनका एक निबंध है साहित्य और समाज, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और पिछले व्याख्यान में जहाँ हमने छोड़ा था उससे आगे हम आज चर्चा करेंगे कि जैनेंद्र कुमार जी साहित्य और समाज पर क्या बात करते हैं। जैनेंद्र कुमार जी कहते हैं कि समाज साहित्य की भांति इतनी भावनाजीवी वस्तु नहीं है, इसलिए वह इतनी उदार चीरजीवी वस्तु भी नहीं है। समाज व्यवसायशील तत्व के प्रति और उस तत्व के प्रतिनिधि व्यक्तित्वों के प्रति स्वीकृति विशेष है। दूसरे वर्ग के लिए समाज में अवमानना और संघर्ष का भाव अधिक रहता है, अर्थात समाज वैश्य प्रधान है। फकीर उसकी दुनियादारी के लिए अनावश्यक है। वैश्य शासन की सत्ता को हाथ में लेगा, फकीर केवल वैश्य की कृपा पर जिएगा। अगर फकीर वैश्य की कृपा को साभार स्वीकार नहीं करता तो वैश्य उसके लिए न्यायालय और जेल खाने खड़ा करेगा। यानी जैनेंद्र जी ये कह रहे हैं कि भी दूसरी तमाम दुनिया के लिए पैसा और उससे जुड़ी हुई चीज़ें जो है व्यापार और वो बहुत आवश्यक है, लेकिन साहित्य के लिए ऐसा कुछ होना जो है वह जरूरी नहीं है। जो फकीर यानी जो एक गरीबी, जो एक संतोषीपन है, जो जो दुनियादारी के लिए वो कोई काम का नहीं होता, लेकिन वो साहित्य के लिए बहुत काम का होता है। ये समाज की हालत है, पर वही समाज अपने साहित्य में और आदर्श में उसी फकीर के गुणगान करेगा। फकीर का आदर्श वैश्य के मन बहुत भाता है। फकीर बहुत कुछ गड़बड़ ना करे तो उसे अपने घर में प्रतिष्ठा देकर वैश्य अपने परलोक को भी सुव्यवस्था कर लेगा। और जो हमारे समाज में जो त्यागी और वो संत समाज और जो लोग होते हैं, आप हमेशा देखिए कि जो व्यापार करने वाले होते हैं उनको वो बड़ा सम्मानित करके और उनको बड़ा प्रतिष्ठित करते हैं। ये जो बात कह रहे हैं कि वो जो एक आदर्श होता है उसका, वो बड़ा उसको भाता है जो व्यापार करता है। ये एक मतलब इसको हम व्यक्तित्व के विरोधाभासी बातें कह सकते हैं कि जब हम बहुत पैसा और जब हमारे पास बहुत वो होता है तब हमें साधारण जीवन जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। साधारणता से रहना और एक तरह का संतोषी जीव होना वो बड़ा अच्छा लगता है। और जब हम दरिद्रता में होते हैं या जब हम गरीब होते हैं, जब हम कमज़ोर होते हैं, तब हमें ताकत पैसा ये आकर्षित करती है और वैसा रहना हमारा जो है एक बड़ी इच्छा होती है। ये मनुष्य के साथ हमेशा से ये द्वंद्व रहा है। पर फकीर के रास्ते पर एक कदम चलने की बात भी अगर उसकी नाती पोतों के मुंह से निकली तो फिर उनकी खैर नहीं। लेकिन अगर वही व्यापारी के नाती पोत्र यानी जो जिनके पास पैसा है और वो अगर ये कहें कि भाई हम बाबा जी के रास्ते पे जाएंगे और जो एक कुंडली, जो एक वो कमंडल और एक खड़ाऊ लेके निकल जाएं क्या, तो फिर जो है वो जो व्यापार करने वाला है, जो पैसे वाला व्यक्ति है, वो बिल्कुल क्रोधित हो जाएगा। क्योंकि हमने हमेशा से ये बड़ा एक हमने ऐसे रखा है कि जो है सेवा और सत्कार और वो एक अलग चीज़ है और उस पद को अंगीकार करना बिल्कुल अलग चीज़ है। हम हर काम को जो है कुछ मिनटों का बना के करते हैं। अच्छी बातें कुछ मिनटों के लिए की और फिर वापस अपना मिलावट का धंधा शुरू। भगवान की भक्ति की 5-10 मिनट के लिए और फिर जो तमाम हमारे अंदर जो बुरे कार्य वाली बात है तो वो करने लगते हैं। ये एक हमारे यहाँ एक मनुष्य का कह दीजिए एक तरह का स्वभाव है। आदर्शों की बात कुछ देर के लिए करते हैं और फिर वही जो है जैसी रोज़मर्रा की जीवन होती है कि 2 मिनट बातें कर ली और जब अपने पे आई तो तुरंत हमने जो है उसी व्यवस्था को भंग कर देते हैं। मतलब एक बहुत साधारण उदाहरण दूँ तो मैं कि जब हम लाइन में लगे होते हैं और हमारा कोई परिचित नहीं होता है, अगर उस कार्यालय में या कॉलेज में या कहीं पे भी, तो कोई बीच में से जाके काम कराता है तो हमें बड़ा बुरा लगता है और हम वहाँ बैठकर बड़ी आदर्शों की बात करते हैं कि ये देखो साहब ये गलत है, ये है। लेकिन हम हिंदुस्तानी ऐसे हैं कि अगर मेरा कोई परिचित मुझे पता चल जाए कि अंदर है तो मैं कभी लाइन में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा बाहर लाइन देखता हुआ अंदर जाऊंगा और फलाना सिंह जी और मुकेश सिंह जी या मुकेश जी राजेश जी, अरे मेरे मोहल्ले के हैं या मेरे चाचा जी के साले हैं मेरे, वो नमस्ते करूंगा और अपना काम करवा लूँगा। तो ये बड़ा एक अंतर विरोधी वाला चरित्र हमारे यहाँ होता है।
दोनों तत्वों को अपने में समान रूप से धारण करने वाला साहित्य एकांगी जीवन वाले समाज से क्या अपेक्षा रखे, उसके क्या संबंध रखे, इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता। उत्तर यही बन सकता है कि साहित्यकार के व्यक्तित्व की अपेक्षा ही उसके समाज का साथ संबंध निर्णित होगा। यानी जैसा साहित्यकार का व्यक्तित्व जैसा बनता है, निर्धारित होता है, वैसा ही उसका साथ समाज का संबंध निर्धारित होता है। धातु का बना हुआ पैसा, रुपया गिनी ठोस सत्य चीज है। यानी ये बहुत बड़ी एक वास्तविकता है। मैं बार बार आपको इसीलिए कहता हूँ कि महिलाओं का, स्त्रियों का पैसा कमाना और वो बात उसके लिए नहीं है। पैसा हमारी दुनिया का सबसे बड़ा सच है। ये जो जितना जल्दी मान ले उतना अच्छा है। तो वही बात जैनेन्द्र कह रहे हैं कि धातु का बनाया हुआ रुपया पैसा ठोस सत्य चीज है, जिसकी सत्य कल्पना इस ठोस धातुमय तल से ऊंची नहीं उठती या गहरी नहीं जाती। वे व्यक्ति यदि लिखेंगे तो उनकी रचनाओं का समाज के साथ संबंध स्वीकृति का, आज्ञाकारिता का या अनुमोदन का होगा। यानी जो लोग इन सब से ऊपर उठे हुए नहीं होंगे तो उनका समाज के साथ संबंध थोड़ा अलग तरह का होगा, जिनका पैसों के साथ संबंध है। ये भी हो सकता है कि ऊपर से उस साहित्य में समाज के लिए उगली हुई गालियां दिखाई दे, लेकिन वे वैसे ही जली काटी बातें होंगी जैसे कोई रूठी और ईर्ष्याई पत्नी खीज में अपनी पत्नी को कहती है। यानी एक जैसे ऊपर ऊपर से हम लोग जैसा व्यवहार करते हैं, खीज और वो सब वैसा निकालते हैं, वैसा ही समाज के लिए भी हम वही कार्य करेंगे जो इस तरह के लोग होंगे। उन्हीं जली बुनी बातों से पता चलता है कि वे समाज की कृपा और उसके ध्यान के अपेक्षा चिंता के याचक हैं। जो पैसा चाहते हैं, जो पैसे के लिए जीते हैं, वे बड़ी मीठी मीठी चीज़ें या चटपटी चीज़ें लिखकर समाज को भेंट करते हैं। अब समाज में भी लिखने वाले लोगों को अलग अलग मोटिव होता है। कोई लिखता है कि मैं किसी के जीवन में बदलाव लाऊं, कोई इसलिए साहित्य लिखता है समाज में कि वो शायद समाज को बदल देगा, कोई व्यक्ति इसलिए लिखता है कि लोग उनको जाने। हर तरह के मोटिव होते हैं। और कोई इसलिए भी लिखता है कि उससे पैसा कमा ले। आज अगर हम अंग्रेजी साहित्य में कुछ लिखने वालों की बात करें तो वो खूब पैसा कमा रहे हैं उससे। अब वो लिख क्या रहे हैं, किस स्तर का लिख रहे हैं, कितना घटिया लिख रहे हैं, कितना अच्छा लिख रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन समाज तो उनको पैसा दे रहा है, उनके लिखने के बदले में उनकी किताबें खूब बिक रही है। तो ये एक बहुत, और कई अच्छे राइटर की किताबें 2000 भी नहीं बिकती। तो ये एक बड़ा जो है वो बात होती है। जो पैसा चाहते हैं, जो पैसे के लिए जीते हैं, वो बड़ी बड़ी मीठी चीज़ें या चरपरी चीज़ लिखकर समाज को भेंट करते हैं। ये कोई नहीं जानता कि मिठाई बिकती है तो चरपरी चाट भी कुछ कम नहीं बिकती। ऐसे साहित्य और साहित्यकारों का समाज के साथ संबंध उस दुकानदार जैसा है जो सबको ग्राहक के रूप में देखना चाहता है, या उस पत्नी के जैसा है जो जानती है कि पति के बिना उसका जीवन नहीं है। और ये जो साहित्यकार हैं, ये एक तरह के व्यापारी होते हैं जो इसी तरह का साहित्य लिखते हैं, हर तरह के, जिसमें जो है हम जानते हैं, और उनका संबंध एक व्यापारी की तरह होता है जिसको माल बेचना है अपना। इस साहित्य में तीखे जले व्यंग्य के तीर चाहे जितने हो, समाज की स्वीकृति प्रदान होती है, मनोरंजन उससे अधिक होता है, तेजस्विता कम। साहित्य के दो स्वरूप हमारे हर समय समाज में सामने रहते हैं। आप देखते होंगे कभी कभी बड़े ग्राउंड में, बड़े स्तर पर कवि सम्मेलन होते हैं। उनमें क्या होते हैं, उसमें अधिकतर चुटकुलेबाजी होती है। उसमें अधिकतर जो है महिलाओं का या किसी का मजाक उड़ाया जाता है उस तरह से। उसमें अधिकतर चुटकुले पति पत्नी को लेकर और वो वैसी मानसिकता के बताए जाते हैं और हम तालियां बजाते हैं। कहने को तो वो कवि सम्मेलन है, नाम भी वहाँ कविता का ही आता है, हिंदी कविता का। और दूसरी तरफ ऐसी कविता भी होती है जो तेजस्वी होती, बिल्कुल ही अलग धरातल की होती है। प्लाट अधिक होता है, तथ्यान्वेषण कम, बनावट अधिक रहती है, गहराई कम। साहित्य के गोदाम में अधिक माल इसी रकम का है क्योंकि समाज में घर बार बनाकर छोटी मोटी कमाई करके जीने वाले लोग ही अधिक हैं। और हमारे साहित्य में जैनेन्द्र जी उस समय भी कह रहे थे, जो आज भी सच है, कि आज भी हमारे साहित्य में जो अधिकतर रचनाएं हैं वो यही चटपटी, यही सस्ती, यही हल्की किस्म की रचनाएं हैं। साहित्य की गहराई की रचनाएं आज भी कम है। और मैं यहाँ ये भी बात जोड़ना चाहूँगा कि हमारी जनता भी वो चीज़ नहीं चाहती। आप केवल साहित्यकार को दोषी नहीं ठहरा सकते कि वो अच्छा नहीं लिखता या वो अच्छा क्यों नहीं लिखता। हमारी जनता भी वो नहीं चाह रही है। हमारी जनता भी आप देख लीजिए, वही समाचार पढ़ती है जहाँ चटपटापन, जहाँ सनसनीखेज और जहाँ वैसी चीज़ें होती है। तो फिर टीवी न्यूज़ चैनल या कोई भी न्यूज़ चैनल
अगर हम उसको वहाँ पर ले जाते हैं, साहित्य छोड़कर मीडिया पे जाते हैं या न्यूज़ चैनल, तो वो क्यों नहीं वो चीज़ दिखाएगा? वो भी तो वही दिखाएगा क्योंकि जनता देखना चाह रही है। ये जो प्रवृत्ति है, इसके लिए केवल आप साहित्यकारों को दोषी नहीं ठहरा सकते। केवल आप ये नहीं कह सकते कि चैनल वो दिखा रहा है या वो आपको, आप भी वही देखना चाह रहे हो। जो अच्छी बात जैसे ही कोई कहने लगता है, आप वहाँ से दूर हट जाते हो, रवाना हो जाते हो। तो फिर कैसे कोई वो बात कहेगा? और साहित्यकारों पर भी यही फिर लागू होती है। पर फ़कीर कम है, वैसे फ़कीर जिनकी फ़कीरी दुकानदारी नहीं है, उन फ़कीरों का समाज के साथ संबंध क्या है? वे समाज के हितैषी हैं, वे समाज को गाली देना नहीं जानते, पर समाज के हाट से विमुख रह सकते हैं। अपने जीने के लिए वे समाज के इशारे की ओर नहीं देखते। वे लिखते हैं तो हितैषी के नाते लिखते हैं और अपने धर्म पालन के नाते लिखते हैं। अब जो कबीर जैसे कवि होते हैं, जो साहित्य और समाज को जगाने के लिए लिखते हैं, जो उनका विरोध सहते हैं, ऐसे हर युग में कवि हुए हैं जिनको कभी मरना पड़ा, किसी की किताबें जला दी गई, किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। वो सब किसके लिए लिख रहे हैं? उनको पैसा नहीं कमाना है, उनको समाज को एक कठोर सच्चाई दिखानी है। ऐसे लोग भी, जिनके लिए जैनेंद्र कुमार इस निबंध में फकीर शब्द का प्रयोग बार बार कर रहे हैं, वो लोग भी जो होते हैं, जो साहित्य को जो है एक अलग तरह से देखते हैं, जो मनोरंजन का जरिया नहीं मानते, एक बदलाव का जरिया मानते हैं। कहा जा सकता है कि समाज के बाजार में डोरा डालने वाले लोगों के लिए वे नहीं लिखते, उनका समाज के साथ संबंध उनकी ओर कहा जा सकता है निरपेक्ष सत्य कामना है। यानी वो एक सत्य के लिए अपनी रचना कर रहे हैं, सत्य कामना उनका जो है वह उद्देश्य है, निष्काम हित हितैषिता का है और हित करना दूसरों का। साहित्य के तो शब्द में भी हित है, तो वह हित जो है वह उनका टारगेट होता है। पैसा कमाना या मनोरंजन करना या चटपटापन प्रस्तुत करना उनका काम नहीं होता है। यह हमेशा से साहित्य में भेद था ऐसे रचनाकारों का, और आज भी है। समाज की ओर से वही संबंध आरंभ में उपेक्षा, लांछना और बहिष्कार का होता है, अंत में आदर और पूजा का। और हम हमेशा से ऐसे रचनाकारों के साथ, जैनेंद्र कह रहे हैं, वही करते हैं। पहले उपेक्षा करते हैं, फिर उनका बहिष्कार करते हैं और अंत में आदर और पूजा करते हैं। लेकिन वो काम का क्या है? आपने किसी व्यक्ति को जीवन पर्यंत जो सही था, उसको कभी सामने तो सही नहीं कहा, उसके सहीपन का साथ नहीं दिया। जब वो चला गया तो उसके बारे में बातें कर रहे हो आप कि हाँ वो सही था, तो मतलब क्या रहा उसका? जीवन पर्यंत आप गलत लोगों के सामने दूध मिलाते रहे, उनको कभी गलत नहीं कहा। तो फिर ऐसे सही को कहने का कोई जो है मतलब नहीं रह जाता है। साहित्य के अमर सृष्टा के रूप में इस बात ही हम देखते हैं कि वही लोग हमारे सामने आते हैं जिन्होंने अपने को अपनी राह पर अपने आप चलाया। उन्होंने ये कम चाहा कि लोग उन्हें अच्छा गिने, जैसे भी कुछ वे थे उसी रूप में उन्होंने समाज के सामने अपने को प्रकट होने दिया। और ऐसे लोग जो थे, उन्होंने जैसा वो थे वैसे ही अपने आप को प्रकट उन्होंने समाज में किया। आप चाहे समाज उन्हें महत्वपूर्ण गिनता हो, लेकिन चूंकि समाज की नीति धारणा बहुत धीमी चाल से विकसित होती है, इसलिए समाज को बरबस उन्हें दुष्चरित्र और दुश्लील मानना पड़ता है। और ऐसे लोग जो समाज को कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ अलग रास्ता दिखाते हैं, उनको प्राय गलत जो है समझा जाता है, क्योंकि समाज धीरे से बदलता है, व्यक्ति तेजी से बदलता है। एक कोई आविष्कार होता है तो उसको बदलाव लाने वाला व्यक्ति होता है, वो बहुत जल्दी बदलाव ले आता है। लेकिन समाज उसको एडॉप्ट करने में एक टाइम लगता है, वो बड़ी बात होती है, सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। फिर वे भी सहसा इतनी विकसित नहीं होती कि हर प्रकार की महत्ता उनकी परिभाषा में बन जाए। यही कारण है कि आज जिस ईसा को 2/3 दुनिया ईश्वर तुल्य मानती है, उसी को सूली चढ़ाए बिना किसी भी दुनिया से रहा नहीं जा सका। और यही बात है कि हमने ईसा मसीह को तो सबसे ज़्यादा माना, बड़ा माना उनको, बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन हमने, यानी हमारे ही समाज ने एक समय में उनको सूली पर चढ़ाया था। ईसा का दुनिया से क्या संबंध था? वह त्राता था, उपदेष्टा था, सेवक था। दुनिया ने उनके साथ क्या संबंध बनाया? उसे फांसी दी और इस तरह अपनी व्यवस्था निष्कटन की। और सब दुनिया ने उनके साथ क्या संबंध बना रखा है? दुनिया कहती है वो प्रभु है, अवतार है। और दुनिया ने ईसा मसीह को प्रभु माना, अवतार माना, लेकिन उसी दुनिया ने उनको सूली पर भी चढ़ाया था। तो ये हमारे साहित्यकार और एक समाज के विभिन्न संबंधों पर जैनेंद्र अपनी बात करते हैं। और भी हम जो है इस निबंध पर और आगे भी हम चर्चा करेंगे। और अगली कक्षा में जब हम
इस पर बात करेंगे, तो इस निबंध को पूरा करेंगे। फिर जो है दूसरे निबंध को हम उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।